नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नशीद ग्वालियर से। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने हम हैं एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों फिशर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाइल्स के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों फिशर के बारे में, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे फिशुला को समझाने की। दोस्तों, ये इसलिए मैंने टॉपिक चुने हैं जो कि तीनों टॉपिक है लगभग लगभग सेम कॉज के कारण से आपकी लाइफ में इन टॉपिक का आना होता है, या मैं कहूँ इस तरह की बीमारी का आपकी लाइफ में आना होता है। तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था पाइल्स के बारे में, तो उनकी हमने कॉजेज, उनके डाइट मैनेजमेंट और प्लस होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में भी जाना था। दोस्तों, आज भी हम फिशर के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसके कॉज क्या है, और लास्ट में इसके बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, आइए चालू करते हैं फिशर के बारे में। फिशर दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं। जो हमारी एनस है, जो हमारी एनाल है, जो रेक्टम है लास्ट में, उसमें एक अल्सर बन जाता है। अगर मैं कॉमन भाषा में समझाने की कोशिश करूं, और अगर मेडिकल भाषा में बात करने की कोशिश करूं, तो वो है हमारा एक इलोंगेटेड अल्सर। ठीक है, जो लोअर एनल कैनाल है वहाँ पे। अब समस्या ये होती है, आजकल मैंने कई बार अपने वीडियो बताया है कि हमारी जो रूटीन लाइफ है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा खान पीन है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है आज की दुनिया में कि हम इस तरह की डिसीज से बच ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अब ये कॉमन डिसीज नहीं रह गई। अब ये जाहिर तौर पे जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ये सब पता है कि ये डिसीज इतनी कॉमन है। आए दिन क्लिनिक में इस तरह के मरीज हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है इसमें? सिंपल, जो हमारी लोअर एनल कैनाल है वहाँ पे एक टीयरिंग बन जाती है, अल्सर बन जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, जो लोग इससे सफ़र करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, इसके जो कॉजेज हैं वो अगर आपने जान लिए, तो आप इससे अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बचा भी सकते हैं और उनको इस समस्या से बाहर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में। ठीक, कॉजेज में सबसे मेन है इसका कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते प्रॉपर, उनको फिशर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। या वो फीमेल जो अभी अभी चाइल्ड बर्थ किया उसने, उस समय बहुत ज़्यादा टीयरिंग बियरिंग हुई या प्रेशर लगा ना, तो उस फीमेल को भी चांसेस हो जाते हैं एनल फिशर होने के दोस्तों। या फिर क्रॉनिक जो डिसीज होते हैं, ग्रेनुलोमेटस जैसे क्रॉन्स डिसीज है, उनके भी कई बार साइड इफेक्ट, या मैं कहूँ जो अंतिम परिणाम है, वो एनल फिशर के रूप में देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों। तीसरा होता है इसमें, आप अगर बहुत ज़्यादा, हालांकि ये कॉमन नहीं है कॉज, मगर फिर भी कई बार देखा गया है कि जो लोग एनल एक्टिविटी करते हैं, एनल सेक्स करते हैं, उनमें भी केस में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो सबसे कॉमन कॉज जो इसका कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा कॉमन कॉज इसका हाईली स्पाइसी फूड है, जो आजकल चाइनीज़ फूड के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले टेस्ट के रूप में, उस तरह के फूड अगर आप सेवन करते हैं तो आप एनल फिशर के लिए तैयार रहें दोस्तों। ये हुए इसके कॉजेज। और सबसे मेन है, अगर हमें ये डिसीज़ है या हमारे अपनों को डिसीज़ है, तो उनसे आप कह सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहिएगा। दूसरा है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो लोग इस तरह की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, उनको साइन एंड सिम्टम क्या होंगे दोस्तों? बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ से। इतनी ज़्यादा उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं, शारीरिक रूप से तो होते ही होते हैं, कि बहुत ज़्यादा इरिटेट्स हो जाते हैं वो। तो साइन सिम्टम है क्या इनके? सिंपल सी बात है, कई बार लोग आपके पास आएंगे इस समस्या को लेकर कि साहब मुझे ब्लीडिंग होती है। कई बार लोगों को ब्लीडिंग नहीं तो एनस से म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, फाउल स्मेलिंग हो सकती है, बहुत खतरनाक पेन होता है, स्टूल फ्रेश होने के बाद भी घंटों तक बना रहता है पेन इसमें। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि पेन बहुत कम है पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड पास आउट हो रहा है थ्रू एनल। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि स्टूल आपने पास कर लिया और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और उसके बाद आपका म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली या तो उसे ब्लीडिंग की शिकायत होगी, या उसे बर्निंग पेन होगा, या उससे धीमे 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 दिमाग अल्सर बनने की वजह से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता रहेगा दोस्तों। तो ये कुछ फीचर हैं
जिसको लेके जिस व्यक्ति को एनल फिशर है वो परेशान रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर इस तरह की समस्या किसी को है, आपने जान लिया कि इनको एनल फिशर हो गया है या आप खुद से परेशान हैं, तो सवाल ये उठता है कि दवा से पहले हम डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या करें, यानी कौन सी डाइट लें जिस वजह से, जिसकी हेल्प से हमें इस समस्या से निजात मिल सके। तो सबसे पहला आता है हमारा लीफी वेजिटेबल। बहुत ज़्यादा आप लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करें दोस्तों, अवॉइड करें स्पाइसी फूड को। और सबसे ज़्यादा कॉमन है इसमें जो बचा सकता है आपको, वो है हमारा प्लेंटी ऑफ फूड, यानी सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करें आप। कोकोनट पी सकते हैं आप ना, डेली रूटीन पानी तो आपको पीना ही पीना है, और सलाद आप ले सकते हैं अपने फूड में जिससे कि आप, और फाइबर डाइट्स आप ले सकते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो आपको वो फूड अवॉइड करना है जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी स्पाइसी फूड। वो फूड आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है जिनसे आप इससे बच सकते हैं। ठीक। दूसरी बात है, कोशिश करें कि आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, या खाना खाने के बाद एकदम से लेट ना जाए, थोड़ा टहलते रहे जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर रहे हमारा। ठीक है सर। उसके बाद बात आती है कि हम फूड हमने ले लिया, नॉलेज हमने ले ली भाई, अब इस चीज़ से होता है। कई सारे ऐसे दवा से पहले ऐसे घरेलू टिप्स भी हैं जिनकी हेल्प से आप इसके इलाज में काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। दवा तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस ये वो है जो घरेलू टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ट्रीट होने में। जैसे कि आपने एक वॉट ले लिया जिसमें आप हल्का सा गुनगुना पानी रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नमक भी नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, बट गुनगुने पानी में अगर उसमें बैठ जाइए आप, तो उससे क्या रहेगा, वहाँ आपका सेक लगेगा और आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है एनल फिशर के मरीज को ट्रीट करने में, पेन में भी काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा, कभी भी अपने स्टूल की अर्ज को, यानी आपको फ्रेश होने की इच्छा हो रही है और आप उसे अवॉइड कर रहे हैं कि बाद में चले जाएंगे, ऐसा कभी ना करें, वरना इससे आप कॉन्स्टिपेशन शिकार हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा उतनी ज़्यादा बार बार आपको एनल फिशर की शिकायत बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी दोस्तों। दूसरा, आप ये कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लीननेस रखें वहाँ पे जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, सेकेंडरी। चौथा जो है, वहाँ पे आप कोकोनट या कोई भी ऑयली सब्सटेंस अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, और कोकोनट की प्रॉपर्टी भी होती है, कोई हीलिंग एजेंट भी है, तो आपको हील करने में भी हेल्प करेगा दोस्तों। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसकी डेफिनेशन जान ली, इसके कॉजेज जान लिए, इसके डाइटरी मैनेजमेंट जान लिया, घरेलू टिप्स जान लिए। अब लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आती है इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है आपसे, होम्योपैथी का जो एक प्रक्रिया है इलाज की वो सबसे बेस्ट है। पेशेंट जो सामने है उसके आप साइन एंड सिम्टम लीजिए, उन साइन एंड सिम्टम से मैच करिए मेडिसिन को, जो उसके बेस्ट सुटेबल मेडिसिन है वो उसको दीजिए, ये उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। बट चूंकि हम जो कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कॉमनली कई सारे सालों से इस तरह के केस को देख रहे हैं, तो एक ग्रुप ऑफ सेट तैयार हो जाता है मेडिसिन का जो ज़्यादातर यूज होता है इस तरह के समस्याओं में। तो उनमें से मैंने कुछ 5 रेमेडी आपके लिए चूज की हैं, उनको आप लेकर अपनी और अपने आसपास जो भी लोग हैं जो आपके अपने हैं उनसे हेल्प कर सकते हैं उनकी। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी दोस्तों रिटेनिया। रिटेनिया वंडरफुल रेमेडी है दोस्तों एनल फिशर के लिए। रिटेनिया का मेन फीचर क्या है, बर्निंग सेंसेशन होता है इसमें, बर्निंग सेंसेशन स्पेशली एनस में। उसके बाद जब स्टूल पास करता है तो सेवरल हावर्स तक, कई घंटों तक उसको पेन बना रहता है, और ऐसा लगता है उसको एनस के आसपास जैसे कि कांच के टुकड़े या नाइफ एनस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया या उसको छील दिया गया उस चीज़ से। तो ये रिटेनिया के नेचर है दोस्तों। उसके बाद रिटेनिया में आपने ये फीचर, पेन है ही, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन तो मिलना ही मिलना है उसको, पेन बहुत होता है उसको। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दूसरी है नाइट्रिक एसिड दोस्तों। नाइट्रिक एसिड का जो मेन फीचर है वो है ब्लीडिंग को लेके आएगा आपके पास, मेन जो बंदा परेशान होगा ब्लीडिंग को लेके आएगा। ठीक, ब्लीडिंग स्पेशली ब्राइट रेड होगी स्टूल के साथ में, बहुत ताकत लगाएगा पेशेंट हमारा। और हालांकि यह स्टूल बहुत हार्ड नहीं है मगर उसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों यहाँ पे हमने जो रखी है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का पेशेंट भी हमारा कॉन्स्टिपेशन सफर करता है,
बट यहाँ पे शार्प कटिंग पेन लेके आएगा एनल रीजन में, शार्प कटिंग पेन ग्रेफाइटिस। ठीक है दोस्तों, और शॉर्ट टू टच, जरा सा छुएंगे या वो खुद छुएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा एनल रीजन में। ठीक है दोस्तों, और जो स्टूल है बहुत मुश्किल से पास आउट होता है, क्योंकि ग्रेफाइटिस बड़ी रेमेडी तो आप उसको ऑलरेडी पढ़िएगा। यहाँ मैं पेक्यूलियर सिम्टम बता रहा हूँ जो आप फिशर में यूज कर सकते हैं। फोर्थ रेमेडी दोस्तों हमारी पियोनिया। पियोनिया में सबसे मेन जो फीचर है, दर्द तो है ही, कॉन्स्टिपेशन है ही, फाउल स्मेल जो है आई की डिस्चार्ज से। सबसे पिक्यूलियर फीचर वो है हमारा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज दोस्तों, और एनल कट मिलेगा। ठीक है, फाउल स्मेल तो है ही, क्रैक बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। पियोनिया, यहाँ पे भी पेन बना हुआ है स्टूल के काफ़ी देर बाद। ठीक, एक और रेमेडी हमारी लास्ट की है, वो है सेल्डम एक्रे। रेयर रेमेडी है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट जितने केस में मैंने इसको यूज़ किया है वंडरफुल रिजल्ट्स दोस्तों इसके। उसका नाम है सेल्डम एक्रे। इसमें है क्या, इसमें भी सेम जैसा आप रिटेनियम देख रहे थे, सेवरल हावर तक पेन बना देता है, सेवरल हावर तक। ठीक, थ्रू, अब उसके बाद ईवर नेचर जो पेन है इसका वो है कंस्ट्रक्टिव टाइप का। पेन तो है ही, घंटों तक बना हुआ है पेन, जो पेन है कंस्ट्रक्टिव, खींचने वाला, ऐसे भींचने वाला पेन है। तो दोस्तों ये कुछ रेमेडी थी जो एनल फिशर में आप यूज करके अपनी या अपनों की एनल फिशर की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनसे भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप जहाँ भी हैं अपने आसपास एक अच्छे होम्योपैथ से मिलिए, जिससे मिलकर अपनी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकलवा कर उससे समस्या का समाधान पाइए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमसे भी मिलकर या अपना ऑनलाइन बुक करके अपनी दवा मंगा सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।